सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनी द्रुमकुसुमितद्रुमतुलभाषिणी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम। नमस्कार, सिंप्लिसिटी विद रश्मि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि ये पूरा हफ्ता हमारा स्वतंत्रता दिवस को लेके बीता। 15 अगस्त एक स्वतंत्रता की लहर में हमारे अंदर ले आता है। उसी से जुड़ी हुई आज का हमारा ये वीडियो है, जिसमें आप ये देखेंगे कि हम आपको स्वतंत्रता दिवस हमारे अंदर एक आज़ादी की लहर ले आती है, जिसकी खुशी सिर्फ हम भारतीय महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं उस दिन हमें अपने सारे लीडर्स, सारे उनकी झेली हुई परेशानियां सब हमारे आंखों के सामने से गुजर जाती हैं। उस पूरे दिन हम बॉर्डर और LOC और देशभक्ति से रिलेटेड सारी मूवी देखना पसंद करते हैं। उसी तरीके से आज मैं आपको एक अनटोल्ड भगत सिंह जी की स्टोरीज बताऊंगी, जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। उनका वो पार्ट जिस पे आज तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा। सबसे ज़्यादा मैं भगत सिंह को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। जब से द लेजेंड ऑफ भगत सिंह आया, तब से मैं भगत सिंह की बहुत बड़ी फ़ैन हो गई। और इतना मुझे कष्ट होता था कि 23 साल की उम्र में वो ललक, वो इच्छा, वो एकाग्रता जो उनमें थी, वो तो शायद ही किसी में देखने को मिले। 1907 में वो पैदा हुए और धीरे धीरे उनके अंदर बचपन से ही देशभक्ति को लेकर उनके अंदर जो भावनाएं थीं और जो अंग्रेज़ों के प्रति उनमें दुर्भावना भरी हुई थी, जो अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराने की जो उनके अंदर चाह थी, वो देखने योग्य थी। उनके चाचा जी लोग भी स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि एक दिन लोग भगत सिंह के नाम से उनको जानेंगे। वो अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे और बहुत ही लाड प्यार था माँ का। वैसे तो हर माँ अपने बेटे को बहुत लाड करती है, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा थे, क्योंकि जो भगत सिंह का स्वभाव था वो शायद आजकल के बच्चों से बिल्कुल अलग था। उनको आवारागर्दी या घूमना टहलना नहीं पसंद था। उन्होंने अपने स्कूलिंग टाइम में ही इतनी बुक्स का अध्ययन कर लिया था, लगभग 100-150 एक्स्ट्रा बुक्स वो लाइब्रेरीज में जाके पढ़ लिया करते थे। इतना उनको बुक की स्टडी करने में अच्छा लगता था और फिर उनको अपने जीवन में अपने ऊपर लागू करना पसंद था। 1925 में जब 1919 में उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने के बाद उनका मन बहुत द्रवित हो गया और अंग्रेजों के प्रति उनके मन में और दुर्भावना बढ़ती चली गई। इसी ढंग से 1920 में काकोरी कांड उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने लखनऊ और शाहजहां के बीच में एक छोटा सा स्टेशन आता था, जहां पर उन्होंने चोरी जैसा काम किया, जो भी देश के भले के लिए था। मैं आज आपको बताना चाहूँगी, ये सारी बहुत तारीखें और बहुत सारी बातें आप जानते होंगे, लेकिन वो आखिरी के 12 घंटे जो भगत सिंह ने अपने जेल में काटे थे, मैं उस 12 घंटे के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। उनको फांसी 24 मार्च 1931 को सुबह होनी थी, लेकिन उन्हें 12 घंटे पहले 23 मार्च 1931 की रात में 12:30 बजे उन्हें फांसी दी गई। ये अपने आप में बहुत ही दुखद विषय है। आज जब कसाब और गलत तरीके के लोगों को जब फांसी देने की बात आती है, तो हमारा संविधान और चीज़ें खड़ा हो जाता है कि नहीं, ये गलत है। लेकिन वो भगत सिंह जो आज़ादी के लिए मर मिटे, उन्हें 12 घंटे पहले फांसी आखिर क्यों दी गई? वो 12 घंटे उन्होंने कैसे बिताए होंगे उस जेल में? 23 मार्च की सुबह वो बैठे हुए थे। वो सुबह कुछ अलग थी, क्योंकि सुबह से ही आंधी और तूफान आ रहा था। जेल का माहौल ऐसा था, सब बिल्कुल शांति सा चारों ओर छाया हुआ था। सभी जो जेल के कैदी थे वो अपने अपने काम में रमे हुए थे, जैसे हमेशा की तरह रमे रहते थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन अचानक से दोपहर में 4 बजे जेलर आता है और आके कह जाता है कि सभी कैदी अपने अपने कमरे में चले जाएंगे और आज पूरी रात तक कोई बाहर नहीं निकलेगा।
ये बात किसी को समझ में नहीं आती है। वो कानाफूसी शुरू हो जाती है कि भाई आखिर ऐसी क्या बात है कि हमें बिल्कुल जेल के कारागार में बंद कर दिया जा रहा है। तभी अचानक से वो जो वहाँ का बैरक था वो आके बताता है कि आज रात में ही सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी हो जाएगी। ये सुनते ही सब तिलमिला जाते हैं और उनके मन में आता है कि यार कोई जाके उनके पास से हमें उनका कंघा, उनका शीशा या जो भी चीज़ें, किताबें वो यूज़ करते हैं हमें ला के दो, जिससे कि हम कल को आने वाली पीढ़ी को दिखाएंगे कि हाँ हम भी भगत सिंह के साथ जेल में थे। ये सब होते ही वो भगत सिंह जी क्योंकि पढ़ने के शौकीन थे तो वो जेल में पढ़ाई ही किया करते थे। वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। लेनिन जो है रशिया के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तब तक जो बाहर से आकर बैरक या जेलर कहता है कि भाई चलो फांसी होनी है, नहा धो लो। तो इतने पे भगत सिंह जी घबराते नहीं है। उन्होंने सीधे कहा कि अरे यार मैंने अभी बुक शुरू की है, थोड़ा मुझे एक अध्याय खत्म कर लेने दो। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी को पढ़ रहा है। वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता। इतना कहते ही उन तीनों को नहलाया जाता है। नहलाने के बाद काले वस्त्र पहनाए जाते हैं और फांसी की तरफ ले जाया जाता है और दोनों गुनगुना रहे होते हैं गाना। तीनों व्यक्ति गुनगुना रहे होते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। और साथ में मुझे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। तीनों मगन होते हुए फांसी की ओर जा रहे होते हैं और फांसी की तैयारी लटका दिया जाता है तखत पे। और जल्लाद पूछता है भाई पहले किसे जाना है इस दुनिया से। सुखदेव जी हामी भरते हैं और बस तीनों को फांसी पे लटका दिया जाता है। आप सोचिए 12 घंटे पहले उन्हें फांसी दे दी जाती है। कितना दुख का ये विषय रहता है। अब ये फांसी देने के बाद जेलर को डर था ना, आपको पता था जेलर को डर था कि कहीं इस बात का बाहर इशू ना बने। लोगों में आज़ादी की लहर दौड़ गई थी। 1931 यानी 1947 में हमें आज़ादी मिली थी और बिल्कुल एक लहर दौड़ी हुई थी कि अगर बिल्कुल भी यहाँ पर एक भी चूक होती है तो दंगे फसाद से पूरा जेल समाप्त कर दिया जाएगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए जेल का पीछे का रास्ता तोड़कर उन तीनों की बॉडी को ले जाते हैं और दफनाने का या जलाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन क्योंकि भाई छुपाए छुपती नहीं है बात, लोग जो उनको चाहने वाले थे वो दौड़ के वहाँ पहुँच जाते हैं और जेलर और उनके सारे संरक्षक वहाँ से भाग जाते हैं। उनकी बॉडी को बचा लिया जाता है। रात भर वो उस अधजली शरीर के साथ वहीं पर रहते हैं और सुबह उनको उनके घर वालों के सामने बाकायदा पूरे रीति रिवाज के साथ उन्हें जलाया जाता है। ये एक छोटी सी कहानी थी जो भगत सिंह जी की कहानी थी। आज भी 90 साल बाद हम उन्हें क्यों याद करते हैं? क्योंकि जो उनमें था, जो उनमें देशभक्ति का जज्बा था वो किसी में नहीं दिखा। इसलिए मैं सल्यूट करती हूँ भगत सिंह जी को। जय हिंद। और इसी के साथ मैं अपने अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूँगी और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। राधे राधे। अच्छी थी मतलब